फटाफट क्विकली रिकॉल करवा देती हूँ। बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग 12th में मैंने पूरा 4 लेक्चर्स जो हैं अपने पढ़ाए हुए हैं। एक बार वो 4 लेक्चर्स अगर फिर से देख लेना, अगर देखना चाहो तो फटाफट आज क्विक रिकॉल करवा देती हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक दिन में चारों लेक्चरों की समरी करवा देती हूँ। कंपनी अपने फाइनल अकाउंट्स बनाती है एज पर द शेड्यूल 3। कंपनी अपने फाइनल अकाउंट्स एज पर द क्या बनाती है बच्चों? शेड्यूल 3। बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर सुनना, क्योंकि इन्हीं 4 लेक्चर प्लस एक रिवाइज लेक्चर, ये एक जो मिक्स लेक्चर है, इसी बेस पे आपके पूरे के पूरे रेशो बनने हैं। अगर आपको इसमें से एक भी चीज नहीं आएगी, रेशो आपका गलत हो जाएगा। हम लोग बैठ जाए। कंपनी के फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं एज कंपनी के फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं एज पर द शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में कंपनी अपने फाइनल अकाउंट्स जब भी बनाती है तो कंपनी अपने फाइनल अकाउंट्स में एक बनाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा बनाती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाई जाती है पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3। बैलेंस शीट बनाई जाती है पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3। ठीक, ये कंपनी के जो भी फॉर्मेट बनेंगे वो बेटा वर्टिकल फॉर्मेट में बनेंगे। जब अपन प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप के फॉर्मेट बनाते हैं तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाते हैं। हॉरिजॉन्टल इधर आता है एक्सपेंस, इधर आता है इनकम, इधर आता है इनकम और इधर आता है एक्सपेंसेस। और अगर मैं बैलेंस शीट बनाती हूँ तो बैलेंस शीट में इस साइड से क्या आता है बच्चों? एसेट्स, और इस साइड से आता है लायबिलिटी। लेकिन जब भी कंपनी अपने अकाउंट्स बनाएगी, कंपनी अपने अकाउंट्स पूरे वर्टिकल फॉर्मेट में बनाएगी। वर्टिकल फॉर्मेट में जब कंपनी अपने अकाउंट्स बनाएगी तो वर्टिकल फॉर्मेट में पहले बैलेंस शीट बनेगी। बैलेंस शीट पार्ट 1 में बनेगी। बैलेंस शीट में पहले आएगा बच्चों लायबिलिटी, फिर इधर लायबिलिटी का टोटल करने के बाद आ जाएगा बच्चों एसेट। ठीक, लायबिलिटी का टोटल करने के बाद आ जाएगा एसेट। ये कंपनी की लायबिलिटी है। लायबिलिटी मतलब एक उधार, एक लोन। ठीक, एक उधार या एक लोन, ये कमिटमेंट जो कंपनी को पे करना है, जो कंपनी को क्या करना है? पे करना है। लायबिलिटी को जैसे मैंने लेक्चर में पढ़ाया हुआ है तुम लोगों को, लायबिलिटी विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट है इक्विटी, जैसे हमने अकाउंटिंग इक्वेशन 11th में पढ़ी थी। कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू क्या होता है बच्चों? एसेट। कैपिटल को यहाँ कहते हैं कंपनी कैपिटल को कैपिटल ना कह के कंपनी इक्विटी। इक्विटी प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट। एक साइड जाएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी और दूसरा साइड जाएगा एसेट्स। इक्विटी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, लायबिलिटी भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एसेट्स भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। इक्विटी कौन कौन से 2 पार्ट में डिवाइडेड है? इक्विटी है शेयर होल्डर फंड। पहला इक्विटी का पार्ट है शेयर होल्डर फंड, दूसरा है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। लायबिलिटी है 2 पार्ट में डिवाइडेड, नॉन करंट लायबिलिटी और बच्चों क्या है? करंट लायबिलिटी। तो सबसे पहले चलते कैपिटल को कहते हैं इक्विटी। इक्विटी के 2 पार्ट, पहला पार्ट शेयर होल्डर फंड, दूसरा पार्ट शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। हाँ, नहीं, ये हर कंपनी के लिए, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, चाहे वो ट्रेडिंग कंपनी हो, हर कंपनी के लिए। इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में इक्विटी के 2 पार्ट, शेयर होल्डर फंड और दूसरा है बेटा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर शेयर होल्डर फंड में आता है, शेयर होल्डर फंड में आता है, देखो बेटा ध्यान से सुनना, ये में जो न्यूमेरिक में होते हैं वो बनते हैं हेड। जैसे इक्विटी एंड लायबिलिटी, क्योंकि एक ही साइड आएगा तो इक्विटी के 2 पार्ट, इक्विटी को दोगे शेयर होल्डर फंड पर, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट को दोगे 2, 3 नॉन करंट लायबिलिटी और 4 करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड में आता है शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में मैंने कंपनीज में पढ़ाया हुआ है तुम लोगों को, ऑथोराइज शेयर कैपिटल होती है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल होती है, इशू कैपिटल होती है, पढ़ाया है ना? ऑथोराइज, इशू, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड एंड पार्टली पेड अप, ये सारी शर्त। तो ये यहाँ नहीं लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे? नोट्स टू अकाउंट्स। रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है, जनरल रिजर्व होता है, शेयर
कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व होता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। ये सब कुछ कहाँ लिखोगे? नोट्स टू अकाउंट्स 2 में। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, ये आपके सिलेबस में नहीं है। शेयर वारंट ये होते हैं जिसमें लोगों से पैसा तो ले लिया जाता है लेकिन लोगों को शेयर्स अलॉट नहीं किए जाते, उसे कहते हैं शेयर वारंट। तो इक्वल ये बेटा 1 2 3 4 ये है हेड। ए बी सी बच्चों ध्यान से सुनना, ये शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी, ये है हेड। ए बी सी ये क्या है? सब हेड। और शेयर कैपिटल में ऑथराइज शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल ये बच्चों नोट्स टू अकाउंट्स में लिखोगे। जो भी चीजें नोट्स टू अकाउंट्स में लिखी जाती है उसे कहते हैं आइटम। उसे क्या कहा जाता है? आइटम। ठीक, तो सुनो ध्यान से सुनना। शेयर होल्डर फंड में पहला आता है शेयर कैपिटल, दूसरा आता है रिजर्व एंड सरप्लस, तीसरा आता है मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, फिर आता है शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट। 31 मार्च को बच्चों ध्यान से सुनना, 31 मार्च को हम लोगों ने कोई एप्लीकेशन का पैसा लिया, अभी तक हमने 31 मार्च को हमने एप्लीकेशन का पैसा लिया लेकिन उन लोगों को शेयर अलॉट नहीं किए, तो उसे कहेंगे बच्चों शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट। फिर आते हैं बेटा नॉन करंट लाइबिलिटी पे। नॉन करंट लाइबिलिटी ऐसी लाइबिलिटी जो बैलेंस शीट की डेट से, जैसे मेरी बैलेंस शीट बन रही है 31 मार्च 2020, बैलेंस शीट की डेट से 1 साल के बाद रीपे हो। बैलेंस शीट की डेट से एक्सपेक्टेड है कि 1 साल के बाद रीपे हो। कोई लाइबिलिटी जैसे 31 मार्च 2020 की मेरी बैलेंस शीट बन रही है, कोई लाइबिलिटी 31 जुलाई 2021 को रीपे है, बोलो करंट लाइबिलिटी की नॉन करंट लाइबिलिटी? नॉन करंट लाइबिलिटी। और अगर कोई बैलेंस शीट 31 मार्च 2020 की बन रही है और अगर 27 मार्च को कोई लाइबिलिटी रीपे हो रही है तो बोलो कौन सी लाइबिलिटी है? करंट लाइबिलिटी। सिखाया है मैंने। अब सुनो ध्यान से, नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है? नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है? नॉन करंट लाइबिलिटीज में आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है बच्चों? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिबेंचर्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आता है भैया? डिबेंचर्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आता है? डिबेंचर्स, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स आते हैं और क्या आता है बेटा? डिबेंचर्स आते हैं और लॉन्ग टर्म लोन्स आते हैं। बैंकों से अगर लॉन्ग टर्म लोन्स लिए तो वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आते हैं, लेकिन क्या यहाँ लिखोगे? नहीं। कहाँ लिखोगे? नोट्स टू अकाउंट्स में। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी अपने सिलेबस में नहीं है। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लोन के अलावा कोई अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हो तो वो कहाँ आती है? अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे से गुड्स खरीदे, किसी बंदे से गुड्स खरीदे, उसने कहा मेरे को 2 साल के बाद रीपेमेंट करना, तो मैंने उससे डायरेक्ट लोन नहीं लिया है, मैंने उससे डायरेक्ट लोन नहीं लिया है, तो उसे कहेंगे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। कंपनी अमालगमेशन जब करती है तो अमालगमेशन एडजस्टमेंट, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है अमालगमेशन एडजस्टमेंट। ये आगे आपके सिलेबस में नहीं है, सीए इंटर में है। अमालगमेशन जब दो कंपनी आपस में मिलकर एक होती है, मर्ज होती है, तो उसे कहते हैं अमालगमेशन। अमालगमेशन में एक अमालगमेशन एडजस्टमेंट होता है, ठीक, तो उसे कहेंगे अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, अगर कंपनी 12 महीनों से ज्यादा के लिए प्रोविजन बनाती है तो उसे क्या कहते हैं? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। पहला आता है क्या? जल्दी बोलो, मैं बहुत शॉर्ट में पढ़ा रही हूँ, प्लीज उन लेक्चरों को देख लेना, ठीक। शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है जल्दी बताओ बच्चों? शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। दूसरा, ये सारे सब है। दूसरा है शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरा है नॉन करंट लाइबिलिटी। चौथा है करंट लाइबिलिटी। चौथा है करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, अगर आपने बैंक से 1 साल के लिए या 1 साल से कम के लिए लोन लिया है तो बेटा वो कहाँ आएगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ट्रेड पेबल, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल कहाँ आएंगे? ट्रेड पेबल। अब राम, श्याम, मोहन, सोहन इतने सारे क्रेडिटर्स है तो क्या यहाँ लिखूंगी कि नोट्स टू अकाउंट्स में? नोट्स टू अकाउंट्स में। अदर करंट लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं अदर करंट लाइबिलिटी। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, इनकम टैक्स प्रोविजन कितने दिनों में पेमेंट करते हैं? 6 महीनों के अंदर इनकम टैक्स का पेमेंट होता है, तो इनकम टैक्स प्रोविजन कौन सा प्रोविजन है? शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। तो ये बन गया लाइबिलिटी साइड का। सबसे पहले लाइबिलिटी में आता है 2 पार्ट, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी के 2 पार्ट, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट। लाइबिलिटी के 2 पार्ट, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। शेयर होल्डर फंड में 3 चीजें, शेयर कैपिटल,
दूसरा रिजर्व्स एंड सरप्लस, तीसरा मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। नॉन करंट लाइबिलिटी में पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग, दूसरा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, तीसरा अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज और चौथा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये बच्चों हो गया लाइबिलिटी साइड, ये हो गया लाइबिलिटी साइड। ठीक है, अब सुनो, ये लाइबिलिटी साइड हो गया। अब लाइबिलिटी साइड में बेटा इधर देखो, अब आते हैं एसेट साइड। पहले एसेट साइड ले लेती हूँ, फिर उसके नोट्स टू अकाउंट्स करवाती हूँ। ठीक, आ जाओ। ये है हमारा एसेट साइड। एसेट के कितने पार्ट होते हैं बेटा? दो पार्ट, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट। नॉन करंट एसेट एक्सपेक्टेड टू बी पेड की एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड, एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड मोर देन 12 months इक्वल टू नॉन करंट एसेट। करंट एसेट मींस व्हिच आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन द 12 month, वो क्या कहलाएगी बच्चों? आपकी करंट एसेट्स। सबसे पहले एसेट्स में आती है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में पहला ये है बेटा क्या? नॉन करंट एसेट्स में हेड है और ये है सब हेड। नॉन करंट एसेट्स में पहला आता है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट्स में पहला क्या हो जाएगा? टेंजिबल एसेट्स। पहला क्या हो जाएगा? टेंजिबल एसेट व्हिच कैन बी सीन और टच। बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, ये सब कहाँ जाएगा? टेंजिबल एसेट्स में। तो क्या यहाँ लिखोगे? नहीं। नोट्स टू अकाउंट्स में। क्या नोट्स टू अकाउंट 1 दोगे? नहीं। ऊपर लाइबिलिटी खत्म हो गई हमारी, ये देखो यहाँ हमारी लाइबिलिटी खत्म हुई थी। इधर देखो बेटा, इधर देखो, ये अपनी 7 आइटम खत्म हुए थे यहाँ पर। अब आएंगे एसेट साइड। अब आएंगे 7वें आइटम के बाद एसेट साइड। जब आप आओगे तो ये हो जाएगा 8th आइटम। ये हो जाएगा बच्चों 8th आइटम। 8th आइटम टेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट्स में इंटेंजिबल एसेट में गुडविल, ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब आएंगे। तो ये इंटेंजिबल एसेट्स। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? ऐसी एसेट्स जो कि एंड ऑफ द बैलेंस शीट डेट अंडर कंस्ट्रक्शन हो। बिल्डिंग अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो टेंजिबल एसेट्स नहीं है, फिर वो क्या है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। एक सॉफ्टवेयर अगर है तो वो कौन सी एसेट है? सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल एसेट। लेकिन सॉफ्टवेयर अगर अंडर डेवलपमेंट तो इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट चला जाएगा। ठीक, इंटेंजिबल एसेट। नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले आता है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स के बाद आता है बच्चा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अगर आपने किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट किया है जहाँ पे आपके एक्सपेक्टेड है कि 3-4 साल तो इन्वेस्टमेंट रखा ही रहेगा, वो होते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। डेफर्ड टैक्स एसेट अपने सिलेबस में नहीं है। अगर आपने किसी को लोन दिया है तो वो कहलाता है लोन इन एडवांस। अगर आपने लिया है तो बोरोइंग्स, आपने लिया है तो बोरोइंग्स। 2 साल की इन्वेस्टमेंट भी 2 साल की इन्वेस्टमेंट भी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। 1 साल तक की इन्वेस्टमेंट करंट, 12 महीने तक करंट, 12 महीने के ऊपर नॉन करंट। एक दिन भी एक्सपेक्टेड। ठीक है, वर्ड हमने पढ़ा है एक्सपेक्टेड। मुझे मालूम है कि ये इन्वेस्टमेंट में 12 महीने ही रखूंगी, फिर अगर 13 महीने भी हो गए लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन 12 महीने की है तो वो करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक, अकाउंट्स हमेशा क्या देखते हुए चलता है? एक्सपेक्टेशन। मेरी एंटरप्राइजेस की, जो एंटरप्राइजेस अपने स्टेटमेंट बना रही है, फिर अगर तुम बनाओगे तो तुम्हारी, मैं बनाऊंगी तो मेरी। ठीक है, आ जाओ बच्चों, इधर देखो। बाकी आती है अदर नॉन करंट एसेट्स। फिर आते हैं करंट एसेट। करंट एसेट मींस व्हिच आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन द 12 मंथ, व्हिच आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन द 12 मंथ। उसमें आते हैं बेटा हमारे कौन से इन्वेस्टमेंट? करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आपने किसी को 6 महीने के लिए लोन दिया है तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट्स। यहाँ मैंने नॉर्मल लेक्चर में आपको एक एक चीज बताइए कि इस हेड में क्या, इसका हेड क्या, इसका सब हेड क्या। याद रखना, बैलेंस शीट में जब मैंने वहां पढ़ाया देख लेना, बैलेंस शीट में हमेशा क्या जाता है? हेड एंड सब हेड्स। आइटम कहाँ जाते हैं? नोट्स टू अकाउंट्स में। और आपको एग्जाम में क्या दिए होंगे? एग्जाम में क्या दिए होंगे? आइटम्स दिए होंगे, आपको उसका हेड और सब हेड पहचानना है। ठीक,
देखो, लिस्ट द मेजर हेड विच मेजर हेड आपसे पूछ रहा है, लिस्ट द मेजर हेड विच द एसेट आर प्रेजेंट एज पर द, पहले शेड्यूल 6 बनता था, अब इसका नाम शेड्यूल 3 कर दिया गया है। ठीक, पहले कंपनी से 1956 था, अब 2000 क्या हो गया है 13। बताओ कौन कौन से हेड है? 2 हेड कौन से एसेट के? नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स। सब हेड नॉन करेंट एसेट्स के कौन कौन से सब हेड है? फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट। अब फिक्स एसेट्स में ए बी और सी डी ये सबके सब हेड है, ठीक है। फिक्स एसेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट और डेफर्ड टैक्स एसेट्स, अदर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। आ जाओ बच्चों, इधर देखो, अब वो पूछ रहा है अंडर व्हाट हेड, कौन से हेड में जाएगा? एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। सन्ड्री डेटर कहाँ कौन से हेड में जाएंगे? हेड भी बताओ, सब हेड भी बताओ। देखो हेड तो 4 होते हैं, पहला शेयर होल्डर, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा नॉन करंट लायबिलिटी और चौथा करंट लायबिलिटी, पांचवा नॉन करंट एसेट्स और छठवा करंट एसेट्स। तो सन्ड्री डेटर कौन सी हेड में जाएंगे? करंट एसेट्स। सब हेड क्या होगा? ट्रेड रिसीवेबल। वेरी गुड। सब हेड क्या होगा? ट्रेड रिसीवेबल। करंट एसेट्स और ट्रेड। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क पहले हेडिंग बताओ। नॉन करंट एसेट्स हेडिंग नॉन करंट एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट, नॉन करंट एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट। चलो, फिक्स एसेट्स में इंटेंजिबल एसेट बच्चों, फिक्स एसेट में इंटेंजिबल एसेट, क्योंकि सबसे पहले यहां था मेरा नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में हेड क्या था? ये तो सॉरी हेड था। सब हेड क्या था? फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में पहला क्या था? टेंजिबल। और फिर क्या था? इंटेंजिबल। तो पेटेंट मेरा हेड कौन सा है? हेड तो नॉन करंट एसेट्स है। हेड कौन सा है? नॉन करंट एसेट। सब हेड क्या है? सब हेड ये होते हैं फिक्स एसेट। फिक्स एसेट्स में ब्रैकेट में लिखोगे क्या? इंटेंजिबल। ठीक, ठीक है। अब तुम लोगों को लग रहा है इतना जल्दी जल्दी पूरा एक एक क्वेश्चंस मैंने वहां करवाया हुआ है, पूछ लो इससे, करवाया हुआ है कि? ठीक, आ जाओ। गुडविल, गुडविल क्या है? नॉन करंट एसेट्स। सब हेड क्या है? फिक्स एसेट, इंटेंजिबल एसेट। लूज टूल्स करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स में क्या है बेटा? लूज टूल इन्वेंट्री में आता है। बैंक बैलेंस करंट एसेट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। अब ये था क्विकली वेरी फास्ट रिवाइज। क्या अब एक बार फिर से देख, डीपली उस लेक्चर में देख लेना, अब सुनना ध्यान से। अब हम बनाते हैं बच्चों, बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कंपनी वर्टिकल फॉर्मेट में बनाती है। वर्टिकल फॉर्मेट में जब बनाती है तो उसे कहती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले आता है बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऐसी एक्टिविटी जो आपकी कोर एक्टिविटी है, जो आपका मेन बिजनेस है, उससे जो भी इनकम जनरेट होगी उसे क्या कहेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एक बंदा गुड सेल करता है तो गुड सेल करना कहाँ आएगा? गुड सेल करना कहाँ आएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा। एक बंदा कमीशन लेता है, काम उसका गुड सेल करना है लेकिन कमीशन लेता है कभी कभार, तो वो कौन सी? वो अदर इनकम। रेंट रिसीव्ड कौन सी एक्टिविटी? अदर इनकम। दीपशिखा की ट्यूशन फी कहाँ जाएगी? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि वो उसकी कोर एक्टिविटी। दीपशिखा के पास एक फ्लैट है, वो रेंट पे दिया हुआ है, रेंट रिसीव होता है, कहाँ जाएगा? अदर इनकम। एफडी का इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? अदर इनकम। ट्यूशन फी कहाँ जाएगी? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कोर एक्टिविटी है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम मिलके क्या बनता है बच्चों? टोटल रेवेन्यू। उसके बाद आते हैं बच्चों एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में पहला आता है स्टॉक एंड परचेस ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड। परचेस ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड। परचेस ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड का मतलब होता है जो बंदा सिर्फ गुड्स में डीलिंग करता है, गुड्स खरीदता और बेचता है, तो उससे जितना भी गुड्स खरीदा उसे कहेंगे परचेस। लेकिन जो बंदा मैन्युफैक्चरर है, जो बंदा मैन्युफैक्चरर है, वो उसके लिए परचेस नहीं होता, उसके लिए आता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल क्या आता है? कंज्यूम। तो उसे कहेंगे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। क्या यहाँ लिखेगा? नहीं। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम होता क्या है? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस
परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस बच्चों क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, माइनस हो जाएगा बच्चों क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्या कहलाएगा रॉ मटेरियल। ठीक, ये कहलाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, जो कि आएगा यहाँ पर, जो कि आएगा यहाँ पर। फिर एम्प्लॉय को कोई भी पेमेंट करते हो, एम्प्लॉय को सैलरी देते हो, एम्प्लॉय को ग्रेजुटी देते हो, एम्प्लॉय को कमीशन देते हो, एम्प्लॉय के रिफ्रेशमेंट के खर्चे सब कुछ कहाँ जाएंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, सब कुछ कहाँ जाएंगे बच्चों, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। क्या सब यहाँ लिखोगे, नहीं, क्या लिखोगे, नोट्स टू अकाउंट। ये नोट्स टू अकाउंट्स क्या है मेरा, ये है 2, और यहाँ पे फिर नोट्स टू अकाउंट्स बच्चों क्या बनेगा, नोट्स टू अकाउंट्स 3, नोट्स टू अकाउंट्स 3 में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्या जाएगा, एम्प्लॉय की क्या जाएगी, एम्प्लॉय की क्या होगी, सैलरी, फिर एम्प्लॉय की वेजेस, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, किसके, कस्टमर के कि सिर्फ एम्प्लॉय के, सिर्फ एम्प्लॉय के, एम्प्लॉय के जितने सारे खर्चे होंगे वो यहाँ चले जाएंगे। इसके बाद अगर बेटा कंपनी किसी से लोन लेती है तो लोन के ऊपर जो भी इंटरेस्ट देगी या लोन की जो प्रोसेसिंग चार्जेस होंगे सब कुछ कहाँ जाएंगे, फाइनेंस कॉस्ट, डिवेंचर इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, फाइनेंस कॉस्ट, बैंक इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, फाइनेंस कॉस्ट, बैंक लोन लेने के प्रोसेसिंग चार्जेस कहाँ जाएंगे, फाइनेंस, बैंक जर्नली चार्जेस लेती है वो कहाँ जाएंगे, फाइनेंस कॉस्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है, ये फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है। उसके बाद आता है बच्चों डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, फिक्स एसेट पर डेप लगता है, इंटेंजिबल एसेट्स को राइट ऑफ करने को क्या कहते हैं, अमोर्टाइजेशन कहते हैं। जितना भी डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन है वो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में जाएगा। इसके बाद आएगा बच्चों अदर एक्सपेंसेस, इसके बाद क्या आएगा, अदर एक्सपेंसेस, रेंट, स्टेशनरी, बेड डेट्स, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, सब कुछ कहाँ जाएंगे, अदर एक्सपेंस। तो क्या यहाँ लिखोगे कि नोट्स टू अकाउंट्स में, नोट्स टू अकाउंट्स में। टोटल रेवेन्यू में से बच्चों टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर दो, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर दो तो बेटा आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से माइनस क्या करोगे, टैक्स, तो बच्चों आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कंसेप्ट समझ आ रहा है। रेवेन्यू सबसे पहले क्या आएगा, जल्दी बताओ, सबसे पहले क्या आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर अदर इनकम, फिर टोटल रेवेन्यू, फिर एक्सपेंसेस। पहला परचेस ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, दूसरा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। इसमें एक चीज और आती है चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री। उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट, उसके बाद डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, उसके बाद अदर एक्सपेंसेस, फिर आ जाएगा टोटल एक्सपेंस, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक, तो ये था बच्चों हमारा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट किसमें बनती है जल्दी बताओ, बैलेंस शीट किसमें बनती है, शेड्यूल कौन सा है, बैलेंस शीट किसमें बनती है, नहीं, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3। P&L किसमें बनता है, पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3। पार्ट 1 में कितने कितने, दो दो पार्ट, कौन कौन सा, पहला इक्विटी एंड लायबिलिटी, दूसरा असेट। इक्विटी में कितने पार्ट, दो पार्ट, कौन कौन से, शेयर होल्डर फंड, इक्विटी, इक्विटी के दो पार्ट, और लायबिलिटी के भी दो पार्ट। इक्विटी के दो कौन से पार्ट, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट। ठीक है, ये अब बच्चों बताओ ये क्या है, शेयर होल्डर फंड क्या है, हेड है, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट हेड है। हाँ बोलो, नहीं, पहले नॉन करंट फिर करंट लायबिलिटी, ये हेड है। फिर शेयर होल्डर फंड में हेड में ए बी सी, क्या होता है ए बी सी, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर होल्डर। शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट का नो सब हेड, कोई सब हेड नहीं है। नॉन करंट लायबिलिटी का पहला हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी DTL, फिर अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, फिर आ जाएगा बेटा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, या फिर आएगा लॉन्ग टर्म
प्रोविजंस पूरा लिखा हुआ है। फिर करंट लायबिलिटी में क्या क्या आएगा बच्चों? वेरी गुड, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। फिर अदर करंट लायबिलिटी से ही आएगा, पहले अदर करंट लायबिलिटी नहीं, ट्रेड पेबल। फिर क्या आ जाएगा? ट्रेड पेबल। फिर क्या आएगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। फिर क्या आएगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के बाद क्या आएगा? अदर करंट लायबिलिटी। क्या आएगा? अदर करंट लायबिलिटी। फिर क्या आएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म क्या आ जाएगा? प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ठीक है। इसके बाद एसेट के कितने पार्ट? दो। कौन कौन से? नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में पहला फिक्स एसेट, दूसरा इसके पार्ट है, फिक्स एसेट के सब पार्ट है। दूसरा नहीं, दूसरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तीसरा डेफर्ड टैक्स एसेट्स। चौथा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। वेरी गुड, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। पांचवा अदर नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। करंट एसेट्स में पहला करंट इन्वेस्टमेंट। दूसरा इन्वेंट्री। तीसरा ट्रेड रिसीवेबल। चौथा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देन शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट्स, ठीक। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेवेन्यू और एक्सपेंस। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। रेवेन्यू में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम, और अदर एक्सपेंसेस में 5 थे। रॉ मटेरियल कंज्यूम, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन और अदर एक्सपेंस, ठीक है। ठीक, सीक्वेंस बेटा आगे पीछे करना नहीं चाहिए, लेकिन कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। वैसे करना नहीं चाहिए। ये चीजें याद हो जाएंगी पक्का। कल तक ये चीज याद हो जाएगी, क्योंकि इसी बेस पे मेरे को रेशियो एनालिसिस में कैपिटल एम्प्लॉयड पढ़ाना है। इसी बेस पे मेरे को कैपिटल एम्प्लॉयड पढ़ाना है। इसी बेस पे नॉन करंट लायबिलिटी पढ़ानी है। इसी बेस पे करंट लायबिलिटी पढ़ानी है। फोटो भेजने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। स्टडी मेट में मैं दे दूंगी, दीपशिका ऐप डाउनलोडेड है, ठीक। स्टडी मटेरियल पे मिल जाएगा, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आ जाएगा।